हो गया है ना? हेलो, रिकॉर्डिंग का मैसेज किया गया आप लोगों तक? यस सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन सर, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो फिर इनकम टैक्स में हम लोग आज हाउस प्रॉपर्टी बात कर रहे थे ना सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसके अंदर हम लोग अभी कहाँ पर हैं? हम लोग अभी है सर हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ठीक है। इससे पहले हम लोग कंप्लीट लेवल में सैलरी हेड को डिस्कस कर चुके थे। तो कल हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे सर, मतलब ये स्टडी वाला क्लास में। उसमें डिस्कशन ये हुआ था सर, जीएवी। आप लोग भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव माइंड से जीएवी कैलकुलेशन किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ऐसा हर क्वेश्चन में ऐसा कॉम्पिटिटिव माइंड क्रिएट हो जाए, मज़ा आ जाए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आज हम लोग क्या करेंगे सर, कल जैसे कि हम लोग जीएवी कैलकुलेशन करना सीखे थे, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में क्या है सर, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें सैलरी, एचपी, बीपी, सीजी एंड आईफोस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें ये जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है, ये हेड अगर मैं लॉ वाइज बात करूँ, मतलब इनकम टैक्स वाइज बात करूँ, तो ये हेड बहुत बड़ा नहीं है, इट्स नॉट वेरी वास्ट। वास्ट तो है नहीं, बट इसमें ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम, मतलब टॉपिक कवर, मतलब टॉपिक बहुत ही कम है कंपेरेटिवली, सेक्शंस वगैरह। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसका, कि इसका जो कैलकुलेशन टेक्निक है ना, ये थोड़ा सा रोलर कोस्टर टाइप है, ठीक है। तो इट्स ईजी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बस इतना बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी में जैसे कि हम लोग जीएवी कैलकुलेशन करना सीख गए हैं, कि जब तक हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी जब तक कैलकुलेट नहीं कर पाते, तब तक हम लोग उसका एनएवी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जब तक एनएवी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग मतलब इसका जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें हम लोग एक कंप्लीट सम्स किए थे, है ना, जिसमें आप लोगों को एक आइडिया मिल गया था कि कैसा हो सकता है। तो आज हम लोग सर कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था। होमवर्क मतलब मैं आपको बोला था कि घर में ट्राई करो। अगर किसी ने ट्राई किया तो बहुत अच्छा, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे कराना है सर क्लास में, ठीक है। तो इसको कराते हुए ना आपको हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल अप होगा धीरे धीरे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम हो सकता है इन रियलिटी एज वेल एज इन एग्जाम सिचुएशंस, दोनों केस में जब आप लोग एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी काम करोगे ना इनकम टैक्स में, तब भी देखना आपके सामने वैराइटीज ऑफ मतलब कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। कंपनीज के लिए काम करो, किसी बिजनेस के लिए काम करो, अपने सेल्फ प्रैक्टिस करो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी आपको प्रैक्टिकली बहुत नॉलेज देगा। तो आज मैं कुछ लेवल अप क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के बारे में भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी या फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना सर, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो सब कुछ मिला के चलते हैं सर, चलो। नंदिनी, रौनक एंड ज्योति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नंदिनी। ओके, अच्छा स्क्रीन शेयर है कि नहीं, जस्ट एक बार मुझे बताना सर। यस सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के पास नोट्स है भी, ठीक है। ये क्लास में हम लोग जैसे लिखते हैं नोट्स वगैरह। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 22 से लेके 27 का जो एरिया है, ये सेक्शंस को कवर करते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें आपका एक घर होगा, उस घर को आप 2 पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। एक घर पे आप रह सकते हैं, घर को आप लेट आउट कर सकते हैं, और लेट आउट करोगे तो इनकम करोगे, भाड़े पे लगाओगे तो इनकम करोगे, और वो इनकम पे इनकम टैक्स वाले अपना हक मारता है। सिंपल बात है। अरे हक नहीं देता एक्चुअली, देखो सिंपल रूल है कि भाई देश से खाओगे तो फिर देश को तो कुछ लौटाना पड़ेगा ना सर, उपाय नहीं है, नहीं तो देश नहीं चल सकता, ठीक है। इतना तो समझना ही पड़ेगा, और वो भी इतना बड़ा देश जिसका आबादी 135-40 करोड़ का, मजाक नहीं है सर इतना बड़ा कंट्री को हैंडल करना। जो भी हो, चलो सर देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी में बाकी पार्ट।
कल के क्लास में हम लोग काफ़ी अच्छा डिस्कशंस किए थे, स्पेशली जीएवी कैलकुलेशन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। दो क्रिटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को मैं क्लास में कराया था और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोला था। एक इजी क्वेश्चन था, जो इजी क्वेश्चंस मैं आपको स्टेप 1 स्टेप 2 का जो कैलकुलेशंस है वो लास्ट में आप लोगों को करने के लिए बोला था। इजी था क्वेश्चंस, कंपैरेटिवली काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके चलो देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम लोग देखते देखते समरी नोट्स को एक बार फॉलो करते हैं सर। देखते देखते हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ कर ही चुके हैं। बेसिस ऑफ चार्ट समझ में आ गया, ठीक है। सेक्शन 22 23 में एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसमें जीएवी कैलकुलेशंस, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ, ठीक है। धीरे धीरे उसका स्टेप्स, मतलब जीएवी कैलकुलेशन करने का जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना सर। ये जो जीएवी का स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, एंड आफ्टर दैट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये एक इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसका कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इस पे चर्चा बहुत ज़रूरी है। ये जो डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू में, ठीक है, ये तो 30% तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, करते भी हो और करोगे भी 24 सबसेक्शन ए। बट 24 सबसेक्शन बी जो है सर ना, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसका एक आपको समझना पड़ेगा कि ये प्री और पोस्ट, ये दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है और आप किस तरह से डिडक्शन ले सकते हो एनुअल वैल्यू पे। मतलब NAV से 24 सबसेक्शन बी पे 30% तो स्टैंडर्ड है, बट इसके अलावा आप इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर सकते हो, बट उस इंटरेस्ट को एक अलग लेवल में आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए कुछ रूल हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज अलाउएबल एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस। ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा, करना पड़ेगा, डोंट वरी, आई विल डिस्कस। अच्छा, लेकिन बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया था, ये एक बार देखा आप लोगों ने? अरे ये जो इजी वाला पार्ट जो था, ये इजी स्टेप 1 RER कैलकुलेट करना, स्टेप 1 स्टेप 2 कैलकुलेट करना, ये 3 क्वेश्चन था। ट्राई किया था किसी ने? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার, এগুলো তো ইজি ছিল। इजी छिलो, यस, इसीलिए मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। ओके ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये वाला बताओ अभी, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो। आज क्वेश्चन करेंगे, बस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते कॉन्सेप्ट में बात होगा। हाँ, बस ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था। एक्स एंड वाई दो प्रॉपर्टी था, एक्स एंड वाई बोल के दो प्रॉपर्टी था, है ना, एक्स का प्रॉपर्टी वाई का प्रॉपर्टी। तो उसके हिसाब से में ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। ये असेसमेंट ईयर, आप लोग करेंट असेसमेंट ईयर फॉलो करना, ये मेरे नोट्स के अंदर ना काफ़ी पुराना है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको और एडिट नहीं कर पाया। आप लोग इसको 21 22 असेसमेंट ईयर बोल के कर लेना। प्रीवियस ईयर आपका क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा 2021, ठीक है। तो आपका हिसाब ऐसा ही रहना चाहिए, या फिर ऐसा भी हिसाब हो सकता है आपका असेसमेंट ईयर में भी, जो लोग जून के लिए सोच रहे हो, 22 23 हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर? 21 22। तो दैट्स अ सिंपल मैटर सर, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट, तो इसको लेके ज़्यादा चिंता नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट एज पर क्वेश्चन जाना है। ट्राई दिस वन सर, ट्राई दिस वन। अगर किसी ने घर में ट्राई किया तो बहुत अच्छा सर, मैच करा लो। हाँ, अगर आप घर में ट्राई किए हो तो मैच करा लो अभी। हाँ, तो एक्स ओन से हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से क्वेश्चन सुनना और फिर जवाब देना मुझे। एक्स ओन से हाउस प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड बाय हिम थ्रू आउट द असेसमेंट ईयर 2000। लिख लो, आप लोग लिख लो, बाद में जब क्वेश्चन कॉपी करोगे ना तो उसमें आप लोग यही वाला लिखना। हाँ, क्वेश्चन में बस लिख लो, ये एग्जाम्पल कितना मानेंगे, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट दिन का जो क्वेश्चन था उसी के हिसाब से आप लोग लगातार काउंट कर लेना। मतलब ये था एक सेकेंड में बता देता हूँ, 1 2 3 4 4 5, मोस्ट प्रॉब्ली 6 क्वेश्चन होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली 6 क्वेश्चन होगा। आप लोग नंबरिंग कर लेना सर थोड़ा,
तो क्वेश्चन 6 का जो भी है डेटा आप इसको 21-22 असेसमेंट ईयर है 21-22 इस हिसाब से कर लेना, ठीक है। ओ सर बोलो ना, समझ में आ रहा है सर? असेसमेंट ईयर को क्या कॉपी करना है? 2021 एंड 22, ठीक है। अच्छा, इट इज यूज्ड बाय हिम थ्रू आउट द असेसमेंट ईयर 21-22 फॉर हिज रेसिडेंस। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देके रखा 1,66,000, whereas फेयर रेंट देके रखा 1,76,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट देके रखा 1,50,000। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय एक्स। रिपेयर्स किया 20,000 का, म्यूनिसिपल टैक्स दिया 16,000 का, इंश्योरेंस पे किया 2,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी इज 1,36,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी फॉर डॉटर मैरिज 20,000 का। इन आइदर केस कैपिटल इज बोरोड बिफोर अप्रैल 1999, ठीक है। मतलब जो लोन लिया है वो 1999 से पहले लिया है। एंड यू ऑल नो सर कि लोन का 1999 के साथ क्या कनेक्शन है, पता है ना आप लोगों को? एकदम पहला क्लास में समझा दिया था हाउस प्रॉपर्टी का कि ये 1999 के साथ लोन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बोलो? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के साथ 99 का क्या रिश्ता है, जल्दी बोलो। पता है कि नहीं, याद है कि नहीं, बोलो। अरे कोई तो बताओ। तो 99 के साथ इसका क्या रूल्स बना हुआ है? एनीवन? कॉपी चेक करो, कॉपी में भी मिलेगा। স্যার বিফোর 99 হলে ইন্টারেস্ট অন বরোড ক্যাপিটাল 30,000 এর বেশি হবে না, আর আফটার 99 হলে ওটা 2 লাখ পর্যন্ত এক্সটেন্ড হতে পারে। कौन सा प्रॉपर्टी के लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए সেলফ था? অকুপাইড, সেলफ थैंक অকুপাইड। यू सर। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब जिस घर में आप रहते हो, भाड़े पे नहीं लगाया। हाँ, सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब होता है भाड़े का घर नहीं, जिसको भाड़ा पे लगाया आपने वो नहीं, जिस पे आप खुद रहते हो उस घर के लिए। अगर 99 से पहले का लोन है तो आपको मैक्सिमम 30,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। बट अगर 99 के बाद लोन लिया है, घर नहीं सॉरी लोन, हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन करने का जो लोन है वो अगर 99 के बाद है और साथ में और भी 3 शर्त है, 3 शर्त टोटल, मतलब अगर मैक्सिमम ये 30,000 नॉर्मली है 99 से पहले का लोन है तो, बट ये एक्सटेंड हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख तक, ये एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख तक। अगर आपका प्रॉपर्टी 99 के बाद का लोन है, प्रॉपर्टी लोन जो लिया गया है वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। मतलब या तो आप फ्लैट खरीद लोगे, मतलब फ्लैट बना हुआ फ्लैट को एक्विजिशन कर लोगे, अधिकार में ले लोगे, या फिर बिल्डिंग खुद बनाओगे, ठीक है, जैसे लोग बनाते हैं बिल्डिंग, ठीक है, मिस्त्री लगा के सिंपल। और साथ में बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 5 साल के अंदर, मतलब लोन लेने के बाद 5 इयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द ईयर इन विच लोन इज बोरोड। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होता है, ये 30,000 एक्सटेंड करके 2 लाख तक मैक्सिमम, हाँ दीज आर मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम इतना तक आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करने का, मतलब डिडक्शन करने का एज पर सेक्शन 24B मौका मिलता है, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग सर, जो लोग टैक्स फाइलिंग करते हैं ना उनके लिए बहुत काम का है। अगर आप भी जब टैक्स फाइल करोगे, अगर आपका भी ऐसा कुछ डेटा है या फिर आपका क्लाइंट का ऐसा कुछ है, तो आप जरूर ये सब मैटर को ध्यान में रखिएगा। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए ना सर। इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम बिजनेस इज 7,10,000 इनकम, उसने कुछ बिजनेस करता है सर, वो बिजनेस से वो 7,10,000 का इनकम किया है। आपको पूछा है कि भाई उसका मिस्टर एक्स जो है उसका असेसमेंट ईयर नॉट 14-15, करेंट लेवल में 2021-22, असेसमेंट ईयर 21-22 में इसका इनकम, नेट इनकम कैलकुलेट करके बताओ। ये है क्वेश्चन, क्लियर है सर? क्वेश्चन क्लियर है? बताओ मुझे एक बार। अरे बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं तभी तो सब सवाल कर पाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए सर? सर कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल
कुछ तरीका अपनाना है, प्रोफॉर्मा बनाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। अच्छा, तो लिख लो सर, स्टेटमेंट ऑफ computation of income under the head house property for previous year 2021, relevant assessment year 2021-22, ठीक है। रिसेंट क्वेश्चंस में यही देगा सर, ठीक है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है सर कि क्या करे या ना करे, बोलो सर, कैसी मुश्किल है, करना क्या चाहिए। एक पर्टिकुलर आ गया और घर जो है, क्या ये प्रॉपर्टी जो है लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, दिस इज योर फर्स्ट वर्क। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो घर है, ये घर लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्युपाइड है, बताओ ना सर। सेल्फ हाँ, ऑक्युपाइड। थैंक सेल्फ यू, ऑक्युपाइड। थैंक यू सर। देखो क्वेश्चन में बोला ही है, फॉर हिज रेसिडेंस, हाँ, इट इज यूज्ड बाय हिम थ्रू आउट द असेसमेंट ईयर 2021-22 फॉर हिज रेसिडेंस, मतलब घर में रहा है सर, किसी को भाड़ा नहीं दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिस घर का, जो घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, एसओ, सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब एसओ, उस घर का अगर ये सब डेटा आपके सामने है, लाइक म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, क्या करोगे इसका। बिकॉज अगर आपको याद है, प्रोफार्मा जब फर्स्ट दिन लिखाए थे आप लोगों को, उसमें सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएवी क्या निकला था, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएवी क्या हुआ था, याद है क्या किसी को भी। ये देखो सर, इसीलिए बोलता रहता हूँ सर, घर में थोड़ा देखा करो। देखो सर, लास्ट दिन जो जीएवी कैलकुलेशन किया ना हम लोगों ने, वो जीएवी कैलकुलेशन इज एक्चुअली फॉर दी लेट आउट प्रॉपर्टी, दिस इज द लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड आपको लेट आउट प्रॉपर्टी का ही जीएवी कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएवी नहीं निकल सकता। क्यों सर, आप सेल्फ ऑक्युपाई कर रहे हो, आपको थोड़ी ना कोई भाड़ा मिलता है। हाँ, तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इनकम पे होता है, अगर इनकम नहीं है तो फिर किस बात का वैल्यूएशन। इनकम तो कुछ कर नहीं रहे, खुद रहने के लिए थोड़ी ना कुछ खर्चा मतलब इनकम होता है। हम जिस घर में रहते हैं वहां से मैं कुछ कमा सकता हूँ क्या, नहीं, उस घर से थोड़ी ना कुछ कमा सकते हैं, मतलब जिसमें हम सेल्फ ऑक्युपाई करके रह रहे हैं, जो भाड़े पे देते हैं उस पे कमा सकते हैं। तो जीएवी ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज नील। इज दिस पॉइंट क्लियर सर, ये बात समझ में आया तो बताओ सर। क्या बात समझ में नहीं आया सर, बोलो सर, बोलो, जो भी Yes, मन sir. में है बोलो। ओके, तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, कि आपके सामने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट अ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपके पास है और इसका डेटा आपके सामने दिया है, आप शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर क्या करें फिर इसको लेके। मे भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर फिर ये इतना सारा जो डेटा देके रखा है, फेयर रेंट का, स्टैंडर्ड रेंट का, म्यूनिसिपल वैल्यू का, अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन तो होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूएशन तो होता ही है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में आपको इसको लेके कुछ नहीं करना है, मतलब जज्बाती नहीं होना है। जज्बाती समझते हो ना, जज्बात कैसे होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अरे दिया है तो कुछ तो करना चाहिए ना, काइंड ऑफ दैट। स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे MBFR कंपेयर करते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपेयर करते हैं, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कर देते हैं, मतलब MB कितना है 1,66,000, ठीक है, FR कितना है 1,76,000, टेक दी, क्या करते हैं लेट आउट के केस में, टेक दी हायर, ठीक है, इसमें से जो ज़्यादा है तो 1,76,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,50,000, तो विच एवर इज लोअर, ठीक है, हायर एंड 1,50,000 में विच एवर इज लोअर, ऐसा करे क्या। सो RER हो जाएगा 1,50,000, क्या इसमें ऐसा करना चाहिए क्या। हाँ सर, नहीं करेंगे ऐसा, बिकॉज
दिस इज अ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इस डेटा को लेके बिल्कुल जज्बात नहीं दिखाना है, जो भी डेटा देगा देने दो, बिकॉज आपका जीएबी तो नील ही आने वाला है। समझ रहे हो सर? बोलो, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैसा? इसको क्या हो गया भाई? अच्छा, तो पर्टिकुलर में बस क्या लिख देंगे, जीएबी, जीएबी, बट जीएबी में क्या होगा? नील। सर इफ यू नो दी जीएबी, वहां से आपको क्या करना चाहिए? म्यूनिसिपल टैक्स। सर टैक्स तो जीएबी के ऊपर आता है, म्यूनिसिपल टैक्स वो भी पेड बाय कौन? पेड बाय, रूल क्या है? प्रोफॉर्मा देखो, पेड बाय ओनर। जो टेनेंट देगा उसको लेस नहीं करेंगे सर, मतलब जो घर पे किराएदार है या टेनेंट जो है, वो जो अमाउंट टैक्स में पे करेगा उसको लेस नहीं कर सकते। जो ओनर है वो जो अमाउंट पे करेगा उसी को लेस कर सकते हैं। लेकिन जिस घर का जीएबी नील है उस घर का म्यूनिसिपल टैक्स भी हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में नील ही आएगा। तो जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स हटा देंगे तो क्या मिलेगा सर? सर एनएवी मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। किसी के मन में चल रहा है कि सर सब कुछ नील होगा तो फिर किस बात का ये सब कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसा चल रहा होगा ना मन में कि सर सब कुछ अगर नील ही होने वाला है तो फिर क्यों फालतू में ये पेज खर्चा कर रहे हो या दिमाग खराब कर रहे हो? सर नहीं, देखो कुछ तो आने वाला है, कुछ तो बात है सर जो आपको इनकम टैक्स वाले बेनिफिट भी देता है। सर यहाँ से एनएवी निकलने के बाद जब आपको एनएवी निकल जाए तो एनएवी कितना हो गया आपका? नील। जब आपको पता चल जाए एनएवी कितना है तो नील है, कोई बात नहीं, बट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एनएवी पे मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट 30% जो है वो तो एनएवी पे मिलता है। तो सर नील का 30% क्या होगा? सर ऑब्वियसली नील होगा। सर क्या पागल हो गए आप? लेस, और क्या लेस कर सकते हैं सर? सर लेस करते हैं, ये 24 क्या था? 24 सबसेक्शन ए। सर और लेस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक्चुअली इसी पे जान अटका हुआ है सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे। इसके कारण इतना दिमाग खराब कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो बेनिफिट मिलने वाला है ना, किसको? टैक्स पेयर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के तहत आपको डिडक्शन मिलेगा एनएवी से, ठीक है? आपको एनएवी से डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शंस कितना होगा? ये डिडक्शंस कितना होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का? क्या लगता है कितना डिडक्शन मिल जाएगा? बोलो ना सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे कितना डिडक्शन मिल जाएगा इसको? क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या करना चाहिए? 30,000। सर क्वेश्चन तो कुछ बोला नहीं है, बस क्वेश्चन एक चीज बोला है कि कैपिटल इज बोरोड बिफोर अप्रैल 1999। ऐसे यहाँ पर कुछ लोन लिया है उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू कंस्ट्रक्ट दी प्रॉपर्टी कितना बोला? 1,36,000। और बोला सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मॉर्गेजिंग दी प्रॉपर्टी फॉर डॉटर मैरिज, इसको भी कुछ करे क्या? अरे ये इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ये इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मतलब क्या 1,36,000 और डॉटर मैरिज के लिए जो 20,000 लिया है उसको भी ले लेंगे क्या? सर इंटरेस्ट बोला है ले लेना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है आपको, आप रूल्स नहीं तोड़ सकते। बोला है ना आपको क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ही, मतलब एकदम इंट्रोडक्शन लेवल में ही आपको बोला था, तो आप पेज चेक करना अपने कॉपी में कि जो लोन है वो कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है? अगर आप 1,36,000 के बारे में 2 मिनट सोच भी लो, 20,000 के बारे में तो बिल्कुल ना सोचे, ये तो कभी भी डिडक्शन में नहीं आएगा, बिकॉज ये तो डॉटर मैरिज का बात है। तो डॉटर मैरिज का लोन का इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में क्या काम करेगा? कोई काम नहीं है इसका। तो फिर क्यों दिया है? बस आपको भड़काने के लिए, ताकि आप भड़क जाओ, जज्बाती हो जाओ और अनप शनप जवाब दे के आ जाओ, ठीक है? यही चाहते हैं एग्जामिनर एग्जाम में, कि आप उल्टा सीधा जवाब दे दो, बस आपको सही पता होना चाहिए। तो डॉटर मैरिज का जो इंटरेस्ट है बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं होगा इसका,
1,36,000 पे भी जज्बाती मत हो जाना। क्यों? 1,36,000 आप जरूर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कर रहे हो, बट इसे भी लेस नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आपका जो लोन है वो तो 99 से पहले का है, वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपका, और वो भी 99 से पहले का है। और अगर बोरोड बिफोर 1999 है तो आपको मैक्सिमम 30,000 तक ही मिल सकता है। वेरी गुड था, मैक्सिमम 30,000। सो कितना यूज करोगे, कितना यूज कर लोगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? वही 1,36,000 दिया है, बहुत अच्छा किया है, कोई बात नहीं, समझ गए सर। बट हम लोग तो सर 30,000 तक ही यूज करेंगे। ये 30,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 सबसेक्शन बी 30,000 का नेगेटिव, मतलब बेसिकली ये नेगेटिव हो जाएगा आपको। अभी यहाँ पर पॉजिटिव में शो करो, बट अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, बस हो गया। आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा फिर? ये इनकम पॉजिटिव इनकम है कि नेगेटिव इनकम है, बोलो? इज दिस ए पॉजिटिव? इट्स अ नेगेटिव इनकम, मतलब एक्चुअली लॉस है आपका। आप काम मतलब इनकम कहाँ कर रहे हो? उल्टा खर्चा कर रहे हो। 30,000 का इंटरेस्ट जो आपने दिया वो आपका इनकम नहीं है सर, वो आपका खर्चा है। ठीक है, तो इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस, प्रॉफिट नहीं, इनकम नहीं आपका ये। तो इट्स अ बेनिफिट, मतलब अगर आप लॉस करते हो ना, दूसरा इनकम के साथ एडजस्ट करके आपका इनकम कम हो सकता है। ये अच्छा है ना, बिकॉज टैक्स जो है ना सर इनकम पे दिया जाता है, लॉस पे नहीं। ऊपर से सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इनकम नहीं करते, बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का अगर कुछ एक्सपेंसेस है लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट के लिए देता है कि भाई अगर आप घर बनाते हो और उस घर का अगर इंटरेस्ट पे करते हो तो चलो भाई मिनिमम मतलब 99 से पहले का हो तो 30,000 तक का बेनिफिट लेके जाओ, लॉस मतलब लॉस लेके जाओ, और अगर 99 के बाद का है तो 2 लाख तक का लॉस लेके जाओ। ठीक है, लॉस लेके जाओगे तो बस कुछ नहीं, टैक्स कम हो जाएगा। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया सर नेगेटिव 30,000। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको और एक इंफॉर्मेशन गिवन था। ये जो एक है सर, ये बिजनेस भी करता है और बिजनेस से 7,10,000 का इनकम किया है। इसका नेट इनकम बताओ फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। बोलो सर कितना होगा? 7,10,000 बिजनेस इनकम है, क्या करें? स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। जस्ट टेल मी सर कि इसका इनकम क्या क्या है। तो एक पर्टिकुलर कॉलम बना लो और एक अमाउंट का कॉलम बना लो। इसका दो इनकम है सर। यहाँ पर इनकम फ्रॉम बीपी है, मतलब इसका बिजनेस इनकम है। पर बिजनेस इनकम का डिटेल्स कैलकुलेशन करने नहीं बोला, वो तो बीपी हेड में डिटेल सीखेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशंस में। जो लोग सीख चुके हो दे नो कि हाउ वी कैलकुलेट बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, जिनको नहीं पता वो आगे सीखेंगे सर। तो इनकम अंडर द हेड बीपी, इनकम फ्रॉम बीपी या अंडर द हेड बीपी, जो भी बोलो, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा। इनकम अंडर द हेड बीपी कितना हो गया? 7,10,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज लॉस 30,000 का या नेगेटिव 30,000 का, तो 30,000 नेगेटिव है। तो 7,10,000 के साथ 30,000 नेगेटिव जो इनकम है वो एडजस्ट हो जाएगा, और आपका इनकम जो है वो कितना हो जाएगा? 6,80,000 का। ठीक है, तो आपको बेनिफिट हो गया ना सर? अच्छा, यहाँ से अगर आपका कुछ डिडक्शंस होता है, लेकिन क्वेश्चन में डिडक्शंस रिगार्डिंग कुछ बोला नहीं है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैप्सूल्स आप लोगों के पास है, आप डिडक्शंस चेक कर सकते हो 80C से 80U का। बाकी डोंट वरी, मैं डिडक्शंस का क्लास भी है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अगर आप देखना चाहते हो अभी, और अगर बाद में लाइव करोगे तो बाद में लाइव में भी बताऊंगा, लाइव क्लास में, कि डिडक्शंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन सा डिडक्शन होता है।
उसमें भी आपको पूरा डिटेल समझा जाएगा। बट हाँ, अगर करेंटली आप डिडक्शंस को एक बार गो थ्रू करना चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं आपको डिडक्शन का क्लास शेयर कर लूँगा जिनका डिडक्शन हुआ नहीं है। अच्छा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, दैट इज यहाँ पर क्वेश्चंस में डिडक्शंस क्या है कुछ बोला नहीं है। मतलब कोई LIC प्रीमियम हो या कोई मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ हो या फिर कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ पैसा दे रहा हो, कोई प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दे रहा हो, ठीक है, या फिर कोई डिपेंडेंट का हैंडीकैप का खर्चा चला रहा हो, बहुत सारा डिडक्शंस मिलता है सर। 80C से 80U का इंटरेस्ट सेविंग्स में कुछ पैसा जमा हुआ हो, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ डिडक्शंस होता है 80C से 80U के अंदर। प्लीज गो थ्रू द लिस्ट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो इस क्वेश्चंस के अंदर कुछ है नहीं तो हम लोग दिखाएंगे बट अल्टीमेटली नील कर देंगे। सो डिडक्शन सेट में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो नेट इनकम है, जो नेट इनकम है आपका वो कितना हो गया, वही 6,80,000 6,80,000 था, वही हो गया। तो बेसिकली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट कर दिया ना सर इस केस में, क्या रे? ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का 30,000 का जो इंटरेस्ट है ये आपको बेनिफिट देखिए क्या, हाँ या ना? है दादा। समझ में आ रहा है सबको? बताना सर। शुभश्री, नंदिनी, बताओ ना, क्लियर हुआ कि नहीं? प्रिया, यस सर। नील, क्लियर हो रहा है हाँ रे? सर। ओके, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था सर। ये क्वेश्चन इजी होता है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर क्वेश्चन इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मुझे तो आज तक कोई भी क्वेश्चन में टफनेस नहीं लगता, ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ होता है सर कि क्वेश्चन टफ नहीं होता। मैं अगर आपको बोलूँ कि क्वेश्चन टफ था तो गलत होगा। एक्चुअली कई बार इजी क्वेश्चन भी ना समझ में नहीं आता, क्यों? बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हर चीज़ टफ लगता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो था नहीं, ऐसे रेसिडेंस बोल दिया था। अगर किसी के दिमाग में रेसिडेंस के बारे में, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के बारे में दिमाग काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी कर रहा है, उसके दिमाग में बस गया सर हमें तो स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 करना है, ठीक है, GAB निकलना है, तो वो उसके दिमाग से आउट हो जाएगा। और अगर साथ में ये सब डेटा भी प्रोवाइड कर देता है ना तो मन ना एकदम उत्सुक हो जाता है, हमें सब पता है, हम सब सही करके आए। बट प्रॉब्लम क्या है, वो एक चीज़ देखा ही नहीं, रेसिडेंस। और जब भी रेसिडेंस होगा ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है। ओके सर, तो ये था एक कैलकुलेशन, ओके, कंप्लीट क्वेश्चन था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये ना दिमाग को इधर उधर कर देता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। अगर वो समझ गए तो ये भी समझ जाओ, क्या कहते हो? अगर वो वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन दिख रहा है ना बोर्ड पे? यस सर। यस सर, ओके। तो सर क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो x है, x जो है इसके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, x ओन्स ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इट्स लाइक रेसिडेंशियल हाउस, बहुत सारा, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका बड़ा। एक मिनट दिखाते हैं। इट्स लाइक दैट, ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरह का कोई रेसिडेंशियल हाउस है, ठीक है, इसका 2 पार्ट बना लो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसका 2 आइडेंटिकल यूनिट्स कर लो। कौन सा घर दिखाएं? हाँ, कुछ भी समझ सकते हो। जैसे ये घर दिख रहा है ना सर, इस घर का 2 हिस्सा बना लो, एक ग्राउंड फ्लोर वाला और एक फर्स्ट फ्लोर वाला। तो ये क्या हो गया सर, 2 आइडेंटिकल यूनिट्स, इट्स अ ग्राउंड, इट्स अ फर्स्ट फ्लोर। तो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, एज फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब लेट आउट कर दिए, बिजनेस मतलब लेट आउट कर दिए। और जो अपर वाला हिस्सा है, फर्स्ट फ्लोर वाला हिस्सा है, इसमें आप सेल्फ ऑक्युपाइड कर लो। तो करेंट जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना,
इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक ही घर है 2 माला का, ठीक है, 2 स्टोरेड बिल्डिंग है आपका, आप एक पार्ट को लेट आउट कर दिए और एक पार्ट को सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिए, समझ रहे हैं ना सर? वन पार्ट इज लेट आउट एंड वन पार्ट इज सेल्फ ऑक्युपाइड। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल यूनिट्स, ठीक है, आइडेंटिकल यूनिट्स मतलब दोनों यूनिट है, इट हैज 2 इक्वल यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब सवाल ये उठता है सर यूनिट को लेके क्या करें? सर यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय एक्स फॉर इज रेसिडेंशियल पर्पस एंड यूनिट 2 इज लेट आउट एंड रेंट बीइंग 6000 पर मंथ। आप 6000 पर मंथ के हिसाब से रेंट दे दिए। रेंट ऑफ 2 मंथ्स कुड नॉट बी रिकवर्ड, मतलब अनरियलाइज्ड है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,30,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 1,25,000। फेयर रेंट बताया है आपको 1,40,000। म्यूनिसिपल टैक्स इज इम्पोज्ड एट द रेट 12% विच इज पेड बाय एक्स, मतलब ओनर, हाँ एक्स ओनर है। अदर एक्सपेंस फॉर दी प्रीवियस ईयर, इसको कर दो सर, आपके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021, ओके। बिगिंस बिंग रिपेयर्स, कितना आप खर्चा कर रहे हो प्रीवियस ईयर 2021 में? रिपेयर से 250 का, इंश्योरेंस है 600 का। इंश्योरेंस कितने का है? इंश्योरेंस है 600 का। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी दैट इज 63,000 का। आपको क्या कहा गया है? इनकम ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, ओके सर, 2021-22 कर देना इसको कॉपी में। जब कॉपी में लिख लेना सर, ये सब क्वेश्चन कॉपी में कर लेना, ये पीडीएफ में नहीं रहना चाहिए, पीडीएफ में चीज़ गुम हो जाएगा, आप कॉपी कर लेना, जब भी प्रैक्टिस करोगे कॉपी इट। Find the income of X for the assessment year 21-22 on the assumption that income of X from other source is 1,80,000. On the assumptions that income of X from other source, ये जो X है इसका other source income कुछ है, income from other source that is 1,80,000। बस ये रहा क्वेश्चन। एक यूनिट्स है जिसका 2 इक्वल यूनिट्स है, एक में भाड़ा दिया है और एक में खुद रहता है। तो ऐसा घर का कैलकुलेशन कैसे करें? तो एक काम करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल सिखाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार खुद इसको देखो, एग्जाम्पल्स देखो एक। कृपा करके नजर दीजिए कि क्या हो रहा है। ये जो एग्जाम्पल बना रहे हैं सर, ये आइडेंटिकल यूनिट्स का, आइडेंटिकल यूनिट्स इन द सेंस आपका एक घर है, ओके, चलो एक घर बनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है मेरा आर्किटेक्ट वर्ल्ड क्लास है, मेरे को इंटरनेशनली बहुत सारा अवार्ड मिला है घर बनाने के बारे में, जानते हो ना, बड़ा फेमस आर्किटेक्ट हूँ। बना लो सर घर मेरे साथ साथ, ओके। इतना सुंदर घर कभी देखा है कोई? सर रुक जाओ और कुछ मत करो, सॉरी सर, ठीक है। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग घर बन रहा है ये ना, मैंने ऐसा घर ना मैं देखा कहाँ जानते हो? ये विलेज साइड में रहता है, मिट्टी का घर होता है, ऐसा 2 स्टोरेड मिट्टी का घर ऐसा होता है, यस मैं देखा, ठीक है। ऐसा ही काला रंग का दिया जाता है, ठीक है, गांव साइड में, मैं बंगाल उड़ीसा के बहुत जगह में देखा हूँ, ओके। अरे बहुत अच्छा घर बना सर, चलो पढ़ाओ, ये सब घर बनाना बंद करो, आप घर बनाते हो और पागल हो जाते हो, सॉरी सर। अच्छा, ये ऊपर वाला हिस्सा में सेल्फ ऑक्युपाइड कर लो, ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको लेट आउट कर लो, ठीक है। अरे बढ़िया है एकदम। तो लेट आउट हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो गया, तो ऊपर वाला हिस्सा सेल्फ ऑक्युपाइड, नीचे वाला हिस्सा लेट आउट। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। मान के चलते हैं ये जो घर है हमारा, इस घर का म्यूनिसिपल वैल्यू 80 है। अच्छा, इस घर का फेयर रेंट जो है, मतलब सब 1000 में मान लीजिएगा, फेयर रेंट जो है वो 85 का,
स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 90 का, म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो भी है 10,000 का, इंटरेस्ट जो है वो भी है 20,000 का। नाउ पॉइंट इज दैट क्वेश्चन में आपको कुछ और नहीं बोला, बस डायरेक्टली ना इस पूरा घर का ये डिटेल्स आपको दे दिया कि इस घर का म्यूनिसिपल वैल्यू 80, इस घर का फेयर रेंट 85, इस घर का स्टैंडर्ड रेंट 90,000, इस घर का म्यूनिसिपल टैक्स 10,000, इस घर का इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। ऐसा इंफॉर्मेशन आपको गिवन कर दिया। और ये एक आइडेंटिकल यूनिट्स है, इट्स आइडेंटिकल यूनिट्स, वन पार्ट इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड अनदर पार्ट इज लेट आउट। अब आपके लिए जो डिटेल्स होगा, मतलब जो इनकम अराइज करेगा वो ऑब्वियसली लेट आउट पार्ट है ना। आपको जो इनकम अराइज करके देगा इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज लेट आउट पार्ट। एंड सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट ही मिल सकता है, बाकी इनकम तो सेल्फ ऑक्युपाइड से कुछ नहीं होता। हम लोग क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वहां पर हम लोगों ने देख चुका है सर कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हमें बेनिफिट देता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, इफ देयर इज एनी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अदरवाइज जो इनकम अराइज करता है वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी करता है। सर समझ गए? लेकिन अभी कहना क्या चाहते हो? सर कहना कुछ नहीं चाहते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और कुछ ना बोले, सिर्फ 2 यूनिट दे के आपको ये डेटा प्रोवाइड कर दे, आप सभी चीजों को डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 2, डिवाइडेड बाई 2। क्यों? बिकॉज ये तो पूरा घर का है, ये जो पूरा अमाउंट दिया है ना आपको, ये सब पूरा घर का दिया है। लेकिन अभी आपको इसको 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। इस घर का म्यूनिसिपल वैल्यू भी 80/2 होना चाहिए, फेयर रेंट भी 85/2 होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट भी 90/2 होना चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स भी 10/2 होना चाहिए, ठीक है, और इंटरेस्ट भी 20/2 होना चाहिए। मतलब अगर कुछ ना बोले तो आपको इसी तरह से डिवाइड कर देना चाहिए, आइडेंटिकल है ना इसीलिए। ना ये जो लेट आउट आपने किया ना सर, इस घर का आपने 4,000 पर मंथ का लेट आउट किया, और 4,000 पर मंथ का लेट आउट है, और अनरियलाइज्ड वैल्यू भी आपको बता दिया, यूआर आपका अनरियलाइज्ड रेंट है 8,000 का। तो सर बताओ तो इस घर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? सर आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को कुछ डेटा मैंने गिवन कर दिया, आप लोगों को कुछ डेटा गिवन कर दिया। ये घर है जिस घर का सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट है, लेट आउट पार्ट है। लेट आउट पार्ट 4,000 का भाड़ा है, अनरियलाइज्ड है 8,000, मतलब 8,000 अभी भी रियलाइज नहीं हुआ। घर का वैल्यूएशन जो दिया है सबको डिवाइड कर दिया। क्यों? ये घर 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये घर 2 हिस्सों का है ना, ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है। सर 2 पार्ट्स घर का, ये ऊपर का दर्जा है, नीचे का दर्जा, तो इट्स टोटली 2 पार्ट्स का घर है। वाह। अच्छा सर अभी बता दो मुझे कि इस घर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे करोगे? ये क्वेश्चन समझ में आया रे? क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? एग्जाम्पल? Yes, sir. अब मुझे बताओ फटाफट कि इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा। चलो सर, जब भी आपके सामने ऐसे आइडेंटिकल यूनिट्स दिमाग खराब करने आ जाए, हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हैं लग रहा है। ओके सर। सर इसका एनुअल रेंट बता सकते हो मुझे, इस घर का एनुअल रेंट? Sir, 48,000. थैंक यू सर। 4,000 करके 12 महीने का 48,000 है ना। एनुअल रेंट तो समझ में आ गया आपको। तो अगर एनुअल पता है तो एक्चुअल क्या होगा? Sir, 40,000. यस सर, ये एनुअल हो गया। अनरियलाइज्ड अमाउंट जो है 8,000 का, उसको लेस कर दो तो 40,000 हो जाएगा आपका एक्चुअल, या फिर ARR हो सकता है ये, मे बी। अब देखना पड़ेगा स्टेप 1 स्टेप 2 करके। अब ये दोनों डेटा आपको चाहिए। अच्छा, अभी आपके पास ये घर दोनों पर्पस में यूज हो रहा है, एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना सर?
तो लेट आउट एज वेल एज सेल्फ ऑक्युपाइड, तो एलो एंड एसओ, एलो एंड एसओ। अच्छा स्टेप 1 बोलो सर, स्टेप 1 एलो का क्या होगा, एसओ का क्या होगा? स्टेप 1 लेट आउट प्रॉपर्टी 42.5। थैंक यू सर। कैसे मिला? देखो ये जो भी डेटा है ना इसको फटाफट कर लो। 80/2 कितना है? 40। 85/2 कितना है? 42.5 है ना। 90/2 कितना है? 45। 10/2 कितना है? 5 एंड 20/2 कितना है? 10। ये डेटा आपको निकल गया, ठीक है। मतलब ये कि एक पार्ट का डेटा मिल जाता है, और स्पेशली आपको लेट आउट का चाहिए होता है ना। तो लेट आउट का जो वैल्यूएशन है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तो सर टेल मी, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में हायर कौन? ऑब्वियसली फेयर रेंट है ना। तो 42.5 इज हायर एंड फेयर रेंट, मतलब जो डेटा निकला आपका हायर जो है 42.5 एंड स्टैंडर्ड रेंट, इनमें से लोअर कौन? सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, कल ही सीखे ना स्टेप 1। 42 पॉइंट, ओके वेरी गुड रोशनी ज्योति। स्टेप 1 हो गया 42.5 लेट आउट का। एसओ का क्या होगा? एसओ का नील। थैंक यू सर, कुछ नहीं होगा, नील। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा इसका, लेट आउट प्रॉपर्टी का? बताओ। नील होगा। नॉट एप्लीकेबल होगा, है ना। इट्स नॉट एप्लीकेबल, व्हाई? बिकॉज एक्चुअल रेंट जो है ये अगर स्टेप 1 से बड़ा होता, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल दैट इज ARR, कल का क्लास में सब कुछ समझा गया था आप लोगों को। अगर ARR जो है वो अगर स्टेप 1 से बड़ा होता है तो स्टेप 2 आता है। कौन सा चीज स्टेप 2 में आता है? ARR स्टेप 2 में आ जाता है। बट 40,000 एंड 42.5,000, obviously 40,000 is lower, so अगर 40,000 lower है, that is actual rent is lower than step 1, then step 2 not applicable। तो फिर step 3 आएगा क्या पिक्चर में? है। क्या होगा step 3? Sir, 48,000 minus 8,000. 48,000 minus 8,000, that is 40,000, that is actual rent also। मतलब आप स्टेप 3 तभी करते हो ना, देखो सर आप स्टेप 3 तभी करते हो, ध्यान से सुनना बात को। आप स्टेप 3 तभी करते हो जब स्टेप 2 नहीं आता है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी चीज़ आप कॉपी में एक बार चेक करो, वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेप 3 पिक्चर में तभी आएगा जब वैकेंसी के कारण, व्हेन वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट लोअर हो जाता है। कल आप चेक करो कॉपी में लिखा हुआ है। अगर वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट डिक्लाइन करता है तो जाके स्टेप 3 आता है। तो यहाँ पर वैकेंसी के कारण नहीं हुआ है सर, इट्स ड्यू टू अनरियलाइज्ड। सो इफ वैकेंसी इज नॉट देयर, एक्चुअली ये क्वेश्चन कल मुझे तौथा पूछ रहा था एक बार, तो मैंने लास्ट में तौथा को और कुछ बोला नहीं क्योंकि मुझे पता था आज बताने वाला हूँ सर। तो पॉइंट इज दैट कि अगर अनरियलाइज्ड सिर्फ दिया हुआ है, ओके तथा इफ देर इज ओनली अनरियलाइज्ड नो वैकेंसी, तो ये स्टेप 3 नहीं आएगा। बिकॉज इसका एक ही रीजन है, बिकॉज स्टेप 3 तभी पिक्चर में आता है जब वैकेंसी के कारण तुम्हारा एक्चुअल रेंट कम हो जाता है स्टेप 1 से। अब आपके मन में दूसरा सवाल चल रहा है कि सर वैकेंसी अनरियलाइज दोनों रहने से, हाँ तब तो आपको पता ही है वैकेंसी अनरियलाइज दोनों रहने से क्या करना है, यू नो। सबसे पहले आपको एनुअल रेंट से अनरियलाइज को लेस करना होता है, जो वैल्यू आता है उसको स्टेप 1 से कंपेयर करना होता है, फिर वहां से आपको स्टेप जो वैकेंसी का लॉस है उसको लेस करना होता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। बट सिर्फ अनरियलाइज के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम हो रहा है, दैट इज नॉट द रीजन फॉर द स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए रीजन जो होना है वो ऑब्वियसली, ये देखो सर कहाँ चला गया, स्टेप 3, लुक एट दिस। स्टेप 3 का दो पार्ट, मैं फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट स्टेप 3? कंपेयर एनुअल रेंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, कंपेयर
एनुअल रेंट विथ स्टेप 1। देखो सर लिखा हुआ है आप लोगों के पास, कंपेयर एनुअल रेंट विथ स्टेप 1, टेक हायर एंड डिडक्ट लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और बता हुआ है सर, इफ एक्चुअल रेंट, रूल क्या है, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल is less than step 1, if actual rent received or receivable is less than step 1, step 2 not applicable. But if such a decline is due to vacancy not by any other factor, the step 3 come into the picture. समझ में आया कुछ? हेलो, बोलो सर। लिखा हुआ है नॉट बाई एनी अदर फैक्टर, मतलब नॉट, अनरियलाइज के कारण भी कम होता है, बट अनरियलाइज सोनली रीजन नहीं हो सकता। हाँ, अनरियलाइज वैकेंसी दोनों मिला के हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज के कारण अगर हो तो स्टेप 3 नहीं आता है, तब स्टेप 2 ही आपका जीएपी बन जाएगा। बोलो सर, ये पॉइंट अगर आप लोगों ने गौर किया होता तो आप समझ जाते। यही तो था बुझते वाले कथाटा। हेलो, बोलो सर, क्या डाउट है बोलो, फिर से बोलूंगा, बोलो। क्लियर नहीं हुआ क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। बोझा गालो ना। सर बोलो सर, बोलो। वो सेकंड पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करना। सेकेंड पॉइंट मीन्स वो अनरियलाइज्ड रेंट, एनुअल रेंट को जो कंपेयर करने वाला पॉइंट जो था। एनुअल रेंट को कंपेयर करने वाला पॉइंट जो था, मतलब ये वाला बता रहे हो क्या कि इफ देयर इज दिस वन ज्योति, हाँ हाँ हाँ। इफ अनरियलाइज्ड रेंट विथ वैकेंसी, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, इफ अनरियलाइज्ड विल बी डिडक्ट फ्रॉम एनुअल रेंट, मतलब अगर वैकेंसी भी है अनरियलाइज्ड भी है तो क्या रूल है, अनरियलाइज्ड को आप एनुअल रेंट से माइनस करो, जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको स्टेप 1 से कंपेयर करो, जो ज़्यादा होगा उससे आप वैकेंसी अमाउंट को लेस करो। बस ये जब अनरियलाइज्ड और वैकेंसी दोनों एक साथ होता है तब देखना होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज्ड के कारण अगर आपका एक्चुअल रेंट कम हो जाता है, वो स्टेप 3 के लिए लायबल नहीं है। स्टेप 3 तभी आएगा पिक्चर में जब ड्यू टू वैकेंसी आपका एक्चुअल रेंट कम होता है। व्हेन ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट कम होता है तभी आपका स्टेप 3 पिक्चर में आएगा, अदरवाइज नहीं। बोलो सर, क्या पॉइंट क्लियर हुआ? सभी को पूछ रहा हूँ। तथा আমার পাওয়াজ পাচ্ছিস বল, কোনো ডাউট থাকলে এখনো বল कि স্যার বুঝতে পারলাম না। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? ये स्टेप 3 नहीं आएगा यहाँ पर। तो था नेटवर्क इशू। तो सर स्टेप 3 अगर नहीं आएगा तो फिर स्टेप 3 को लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बिकॉज यहाँ पर बात फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो, आपका एक्चुअल रेंट 40,000 है और इसका ये जो 40,000 हुआ है और आपका स्टेप 1 जो 42,500 है, ये सब 1000 में है सर, ठीक है। दिस ऑल आर रुपीज इन 1000। आपका स्टेप 1 42,500 है विच इज लोअर देन एक्चुअल रेंट, है ना, मतलब आपका एक्चुअल रेंट लोअर हो गया स्टेप 1 से। तो एक्चुअल रेंट स्टेप 2 में तभी आता है जब वो बड़ा होता है, लेकिन ये तो बड़ा नहीं है, छोटा है। बट इसका छोटा होने का रीजन क्या है? अनरियलाइज्ड। बट अनरियलाइज्ड रेंट इज नॉट द रीजन फॉर द स्टेप 3। अगर ये वैकेंसी होता तो स्टेप 2 मतलब स्टेप 3 आ जाता, स्टेप 2 तो नहीं आता बट स्टेप 3 जरूर आ जाता। बट अगर इसके जगह यहाँ पर वैकेंसी होना चाहिए था, बट दिस इज जस्ट अनरियलाइज्ड, सो यहाँ पर स्टेप 2 नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा सर? सर जीएबी जो है ना वो स्टेप 1 ही हो जाएगा। 42.5 इज द जीएबी, 42.5 इज द जीएबी। अब कोई बोलेगा सर हम स्टेप 3 में जीएबी कर देते तो भी तो आंसर मैच कर जाता। हाँ, आंसर मैच कर जाता अगर कोई 42.5 को ही कर देता, आंसर मैच कर जाता, बट दैट इज नॉट द रूल। रूल इज दैट कि 42.5 जो स्टेप 1 है
स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल है, स्टेप 3 नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो जीएवी इज 42.5। ব্যাপারটা বোঝা গেল? अरे Yes, sir. म्यूनिसिपल टैक्स कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स 5 लेस कर दो, मतलब 5000 बेसिकली। तो म्यूनिसिपल टैक्स, अच्छा इतना देर में सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या हुआ है? सब कुछ डैश, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, और इसका कितना हो गया? 37.5। 37.5। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा? एट द रेट 30%। बोलो कितना होगा? ये ज्योति तेरे को समझ में आया? तो मेरे को जो पॉइंट पूछा था। हाँ सर क्लियर। 37.5 के 30% करने से कितना होता है? 11.25। 11.25 माइनस करो। अच्छा और एक चीज माइनस होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट इज कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 10 है तो 10 माइनस होगा। अच्छा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्युपाइड का भी तो माइनस होगा। अरे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्युपाइड का भी तो माइनस होगा। यहाँ पर और कुछ डेटा है नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो जितना है उतना ही लेगा, तो फिर इसका भी 10,000। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड का भी 10,000 माइनस होगा। ये रूल आप लोग जानते हो कि? सर बोलो। सेल्फ ऑक्युपाइड क्या म्युनिसिपल टैक्स नहीं देगा? सेल्फ ऑक्युपाइड जो म्यूनिसिपल टैक्स देगा उसका हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में कोई कनेक्शन नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एक टैक्स प्रोवाइड जरूर करता है, प्रॉपर्टी टैक्स, बट वो म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। आप समझे साहब? बिकॉज यहाँ पर जो म्यूनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन है वो टैक्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन जीएवी। ये बेस्ड ऑन जीएवी है सर, जज्बाती मत हो जाओ ये जीएवी के बेसिस में होता है। आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है ना, वो बेसिकली आपके इनकम के बेसिस पे होता है। तो ये जो इनकम आप करोगे उसके बेसिस में आपका जीएवी कैलकुलेशन होगा। बट सेल्फ ऑक्युपाइड का तो जीएवी कुछ है नहीं, तो जिसका जीएवी नहीं है उसका म्यूनिसिपल टैक्स किस पे काउंट करोगे? आप बात समझे ज्योति? यस सर। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स को शायद माइनस कर देता, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स तो देते हैं लोग, म्यूनिसिपल टैक्स प्रोवाइड करते हैं, बट हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में मतलब जो इनकम टैक्स वाले हैं वो इसको आपको और माइनस करने नहीं दिया, बिकॉज वो भी आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का बेनिफिट, यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट, इतना बेनिफिट क्यों लोगे? ये बेनिफिट हो जाता, इसीलिए म्यूनिसिपल टैक्स को और ये लोग इंक्लूड नहीं किया, उसको नील ही करना पड़ेगा बिकॉज आपका जीए भी नील है, सो आपका म्यूनिसिपल टैक्स भी नील है। लेकिन आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो तो आएगा, बिकॉज वो मतलब इनकम टैक्स वाले आपको मौका दे रहा है कि भाई अगर कुछ भी इंटरेस्ट है आपका आप माइनस करो, तो ये माइनस कर लो आप। तो अल्टीमेटली आपका जो माइनस होके कितना आता है? 37.5 माइनस 11.25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 16.25. 16.25। और इधर आपका हो जाएगा -10, है ना? इधर हो जाएगा -10, मतलब ये 10,000 का लॉस है सेल्फ ऑक्युपाइड से, मतलब एक्सपेंस है एक्चुअली आपका, और ये 16.25,000 का प्रॉफिट है ना? तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा फिर? इनकम फ्रॉम एचपी 16.25,000, मतलब 16,2500 जितना आएगा वहां से 10,000 माइनस करो, कितना आ जाता है? 6.5. हाँ 6.25। तो 6.25,000 जो आएगा, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस यही है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का बेनिफिट लेना चाहिए अगर इंटरेस्ट कुछ है तो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस चुपचाप हो जाएगा वो। लेकिन आइडेंटिकल यूनिट्स अगर दे देना तो आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना चाहिए,
ठीक है। अब इफ दिस एग्जाम्पल अंडरस्टैंडेबल हुआ आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को अभी ये बताना पड़ेगा, प्लीज सर कैलकुलेट दिस वन। सिमिलर क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चंस। एक ओन से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट हैज टू इक्वल यूनिट्स, unit 1, unit 2, unit 1 is self occupied by X for his residential purpose, unit 2 is 1,56,790। हाँ ओवरऑल बता रहे तो यस सही बोला 1,56,790। चौथा का ये आंसर सही है सर, चौथा का इसका आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग जिन्होंने अगर नहीं किया वो मेरे साथ फटाफट कर लो, फटाफट सटासट कर लो सर। चलो इजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलो देखते हैं, अगर एग्जाम्पल समझ में आया तो गारंटी ये भी समझ में आ जाएगा। चौथा मुझे फटाफट हेल्प कर देना थोड़ा सा, क्योंकि चौथा ने कर लिया। अच्छा ये इसका इसको क्वेश्चंस का आपको क्या चाहिए, एनुअल रेंट पता करना है ना। अच्छा घर है, इक्वल आइडेंटिकल यूनिट्स है, चलो बढ़िया है, घर बना लो, आइडेंटिकल यूनिट्स बना लो। टू स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा वैल्यूएशन सब कुछ दिया है, आपको बस पुट करना है और उसको समझना पड़ेगा कि कितना क्या जा रहा है। अच्छा इस पर्टिकुलर घर का आप देख लो एक बार फटाफट, घर का क्या क्या बोला है। म्यूनिसिपल वैल्यू 1,30,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,25,000, फेयर रेंट 1,40,000, म्यूनिसिपल टैक्स इज इम्पोज 12% विच इज़ पेड बाई एक्स, अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर्स के लिए 250, इंश्योरेंस में 600, कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी प्रॉपर्टी में 63,000, ठीक है, और मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस और कुछ नहीं है। तो पुट कर लेते हैं ना सर, इजी हो जाएगा फिर बाद में। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना बोला तो था 1,30,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। फेयर रेंट कितना बोला 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना बोला 1,25,000, स्टैंडर्ड इज 1,25,000, तो 1,25,000 इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, म्यूनिसिपल टैक्स, इसका क्या करेंगे बोलो तो, म्यूनिसिपल टैक्स का। हाँ ज्योति, म्यूनिसिपल टैक्स का क्या करें बता। म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1,30,000, सॉरी कहाँ गया, म्यूनिसिपल टैक्स इम्पोज 12% विच इज पेड बाई एक्स। सो म्युनिसिपल वैल्यू पे 12% लेंगे। वेरी गुड सर, वेरी गुड, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू जितना है उसके ऊपर 12% कर दो, ठीक है। 1,30,000 पर 12% कितना आएगा 1,30,000 का 12% कितना आएगा तथा 15,600। 15,600, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है। ये जो वैल्यूएशन आया आपका टैक्स का उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना बस। और हाँ बोलो सर 7,800। ओ अच्छा आप ये भी कर दे रहे हो, ठीक है 7,800। तो बाकी वो भी बोल दो सर, इसका कितना 1,25,000 बाई 2 62,500, 6,500। Yes, इसका कितना 70,000, 70,000, 65,000. इसका 65,000, ओके सर। और कुछ आएगा क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में भी क्वेश्चन बोला है, सो मस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट 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 ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी प्रॉपर्टी 63 का बोला है, 63 का बोला है डिवाइडेड बाई 2 है ना, कत हो जाए सर 31,500 हो रहा है, 31,500, 63,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आइडेंटिकल कर दिए ना, दोनों यूनिट्स पे जिसका जितना है बांट दिए। बाकी क्वेश्चन में बोला है रेंट बीइंग 6,000 पर मंथ, रेंट ऑफ 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड। 6,000 का रेंट है, 2 महीने रिकवर नहीं हुआ, मतलब अनरियलाइज्ड है, बस यही तो बोला है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। अब इसी के बेसिस में आपको
इसका बाकी कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, समझ गए। आई होप आपको भी समझ में आ गया। तो इसका एनुअल बताओ। 6000 का रेंट है, 12 महीने का रेंट कितना हो जाएगा? 72,000 है ना। अनरियलाइज रेंट कितना है? 2 मंथ का, सॉरी 6000 इंटू 2, 12,000। तो एनुअल से अनरियलाइज लेस करोगे तो एक्चुअल तो अब भी इसमें मिलेगा। गौर कीजिएगा सर, वैकेंसी नहीं है। 72 से 12 चला गया, कितना होता है सर? 60। यस 60,000। तो एक्चुअल रेंट हो गया 60,000। अब ये देखना है कि ये स्टेप 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास दो प्रॉपर्टी है, एलो है और एसओ है। लेट आउट में स्टेप 1, स्टेप 1 कितना होगा सर? देख लो, डेटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। MBFR टेक दी हायर, MBFR टेक दी हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू है 65,000 का, 60 to 500, 65 और 70 में 70 ज़्यादा, 70 और 62,500 में 62,500 छोटा, तो छोटा लेना है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड इसका मतलब यही होता है। तो 60 to 500 ले लिए सर। एसओ कुछ नहीं होगा, नील है। एसओ का स्टेप नहीं आता है बिकॉज एसओ जीएबी नहीं होता है। स्टेप टू में देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 2 से बड़ा है स्टेप 1 से। इज दिस एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन स्टेप 1? हाँ सर, नो, है ना। ये एक्चुअल रेंट बोलो कम हो गया ना। Yes, तो अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम हो जाता है तो स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। बट इसमें एक चीज देखना होता है, ये एक्चुअल रेंट कम क्यों हुआ है? क्या वैकेंसी है उसके कारण? अगर वैकेंसी रीजन होता तो स्टेप 3 आता, बट वैकेंसी रीजन नहीं है तो स्टेप 3 नहीं आएगा। तो अगर स्टेप 3 नहीं आएगा तो फिर स्टेप 1 ही जीएबी होगा। बात को ध्यान से रखिएगा सर, मैं आपको नोट्स पे भी लिखा के रखा, आप इस मैटर को सीरियसली समझिएगा। तो आपका जो जीएबी है वो 60 to 500 का हुआ। इसका तो नील ही चलेगा सर, इसका नील बट्टा सन्नाटा, सेल्फ ऑक्युपाइड है। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स का क्या करें? इसका कितना हो जाएगा? ऑलरेडी कैलकुलेटेड 7,800। इसका नील, 700, हाँ सर 54, 700. ओके ओके 54,700 इसका नील। ये हो गया एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से 54,700 हो गया, तो फिर बचता है अभी क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। कितना? 16,410. ओके, दिस वन इज ऑल्सो नील। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसको क्या करें सर? $30,000. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे हमारा डेटा जो है दैट इज 31,500 बोथ, 31,500 है बोथ। लोन के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? क्वेश्चन लोन के बारे में क्या बोला है सर? ऐसा भी नहीं बोला कि 99 के बाद का लोन है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो 99 के बाद में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 99 के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको 99 के पहला ही मान लेंगे, है ना। अगर 99 के बाद का लोन होगा ना तो उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। अच्छा, तो ये 30,000 क्या दोनों जगह में होगा? सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम 30,000, लेट आउट में भी 30,000। 31,500. वेरी गुड सर, लेट आउट में 31,500। लेट आउट का क्या रूल है? लेट आउट का रूल क्या है सर? जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना पूरा का पूरा माइनस कर सकते हो। लेट आउट का रूल भूलना नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का क्या रूल है सर?
जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा माइनस कर सकते हो। लुक एट हियर, ये देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में हम लोग यहाँ अमाउंट छोड़े थे यहाँ पर, मतलब जितना इंटरेस्ट आप भरोगे लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा आप माइनस कर सकते हो, बिकॉज वो आपका इनकम, मतलब एक्चुअली वो इनकम अराइज करने का खर्चा है, ठीक है। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड आपका इनकम अराइज करने का खर्चा है नहीं, खुद रहने के लिए है। तो सरकार आपको 30,000 और 2 लाख के बीच में चुनने को बोलता है। तो अगर 2 लाख का प्रोविजंस दिखता नहीं है तो आपको 30,000 मान के ही चलना चाहिए, ठीक है, एजम्पशंस। अगर 2 लाख का प्रोविजंस दिख जाए तो फिर 2 लाख के प्रोविजंस पे शिफ्ट हो सकते हो मैक्सिमम। हाँ, 2 लाख मतलब 2 लाख पुट मत कर दियो। अच्छा, इस केस में 30,000 इसलिए देना चाहिए बिकॉज इसमें तो ऑलरेडी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो तो 31,500 है ना, तो 31,500 सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं चिपका सकते, इसमें हम 30,000 तक ही चिपका सकते हैं बिकॉज वो मैक्सिमम 30,000 ही है सेल्फ ऑक्युपाइड। तो इसलिए पुट कर दिए 30,000, बस काम खत्म, पैसा हजम। बोलो सर। इनकम फ्रॉम एचपी, इसका बताना और इसका बताना। इसका तो नेगेटिव 30,000 आंखों देखी, आंखों देखी मतलब आंखों में दिख रहा है, और इसका 6790 6790 बस। मतलब इसका तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस है सर, एडजस्ट कर सकते हैं दोनों में, दोनों में एडजस्टमेंट चलता है। ये इसका लॉस, इसका प्रॉफिट और इसका लॉस कितना हो जाएगा 23,210 नेगेटिव लॉस हो गया। इसको इनकम तो छोड़ो, लॉस हो गया सर। अभी इसका दूसरा एक इनकम था ना 1,80,000 का, तो था 1,80,000 का एक इनकम था इसका अदर सोर्स का। হ্যাঁ স্যার আদার সোর্স ওই লেস হয়ে যাবে ওখান থেকে। सर यस, हाँ बोलो। इनकम है 156,790। 156,790 यस। तो नेट इनकम प्रीवियस ईयर 2021 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 23,210 and income from other source 1,80,000। बस एडजस्ट कर लो दोनों को, 156,790 ये हो जाएगा। यहाँ से अगर कुछ डिडक्शंस रहता है, इस क्वेश्चन में है नहीं, 80C से 80U का यहाँ पर नील है, तो अल्टीमेटली आपका नेट इनकम हो जाता है 1,56,790 1,56,790 yes, this is the answer। ठीक है सर, चलो देखते हैं। ये हो गया यहाँ तक, सबको समझ में आ गया कि जब दो आइडेंटिकल यूनिट्स हो, एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए जाए, दूसरा प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। समझ में आ गया सर? अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो सर। और एक सर वो क्वेश्चन 99 नहीं बोलो। दिया मत, तो उसको समझा। आफ्टर लेना है। और एक बार बताओ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का उसका ईयर नहीं दिया गया होता है, हाँ, तो वो आफ्टर 99 वो लेना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो ईयरली दिया रहता है आफ्टर 99 नहीं सर। अगर देखो क्वेश्चंस में यहाँ पर कुछ बोला नहीं था, है ना, हमारा क्वेश्चन साइलेंट था। तो क्वेश्चन अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में, जैसे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला था 63,000, हम लोग इसको आइडेंटिकल था इसलिए डिवाइड करके 31,500 मान लिए थे। लेट आउट में तो जितना होता है पूरा दे देते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड में दो रूल्स काम करता है, या तो मैक्सिमम 30,000 तक जा सकता है, या तो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। पर 2 लाख के लिए कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा
लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 लाख कंडीशंस में जाने के लिए कुछ भी बात नहीं बोला। 2 लाख का कंडीशन क्या है? लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शंस एंड एक्विजिशंस, वो तो है ही, वो तो ठीक है, वो तो यहाँ पर भी है। बट सबसे बड़ा बात था कि 1499 के बाद आपको लोन लेना चाहिए। बट इन दिस क्वेश्चन ये जो लोन है इसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में, ये जो लोन है, हाँ ये आप बोल सकते हो कि सर 99 के बाद ही लोन लिया है, ठीक है, यस यू आर राइट सर इन दिस केस, कि ये क्योंकि 1920 2021 का केस है या 12 13 13 14 का केस है, तो लोन मोस्ट प्रोबेबली 1499 के बाद ही लिया होगा, है ना। लेकिन सिर्फ लोन 1499 के बाद लेने से ही नहीं होता है, आपको लोन 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। लोन लेने के डेट ऑफ बोरोइंग के 5 इयर्स के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करना होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोला नहीं है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना मान सकते हैं कि वो 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है बोल के। डेट ऑफ बोरोइंग के 5 इयर्स के अंदर उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए या एक्विजिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखना हम डेट ऑफ मतलब जिस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जहाँ पर लिखाए थे नोट्स, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कितना दिन के अंदर कर लेना चाहिए, 5 इयर्स। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये 2 लाख वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं कर सकते, इसीलिए 2 लाख को छोड़ दिए और 30,000 पे ही रुक गए। समझे सर? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअली 1499 के बाद ही लोन अगर लिया है चलेगा, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसमें तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन आपको 3 कंडीशंस का फुलफिलमेंट के बारे में क्लियर कट कुछ समझाते नहीं है या बताते नहीं है, तो फिर आपको 30,000 में ही खुश हो जाना चाहिए, मतलब उसी को लेना पड़ेगा। डोंट वरी, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको 1499 के बाद में मिलेगा, कंस्ट्रक्शन फुलफिल भी कर रहा है, 5 साल के अंदर भी हो रहा है, तब आप 2 लाख का जो प्रोविजन है उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही करेंगे, तो उसमें आपको क्लियर कट और समझा देंगे कि कैसे कैसे इंटरेस्ट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन अच्छा है। X owns a property at दिल्ली, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,64,000 का, फेयर रेंट है 2,16,000 का, स्टैंडर्ड रेंट है 1,80,000 का। हाउस इज लेट आउट अप टू जनवरी 31, 2000, इसको आप 2021 मान लेना, ठीक है, 2021। मंथली रेंट है इसका 14,000, मंथली रेंट है इसका 14,000। फ्रॉम फेब्रुवरी 2021, फ्रॉम फेब्रुवरी 2021, सब 21 कर देना। द property is self occupied for own residential purpose. From February 1, 2021, the property is self occupied for own residential purpose. Expense incurred by X are municipal tax 6,000 actually paid, repairs 2,100, insurance 1,100, interest on capital borrowed for acquiring the property 1,23,000. Assuming that income of X from other source is 1,86,000. Find out the income of X for the assessment year 21-22. Okay. Does it make any difference if the property is let out up to January 31st, 2021 at the rate 19,000 per month? मतलब पहले जो भाड़ा था वो 14,000 का था, अगर भाड़ा 19,000 का होता तो क्या कुछ डिफरेंस होता? There is no unrealized rent, कुछ भी अनरियलाइज नहीं है। कुछ समझ में आया सर? हेलो, क्वेश्चन कुछ समझ में आया? यस सर। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का सबसे इंटरेस्टिंग खेल क्या है? इस प्रॉपर्टी हाउस इज लेट आउट अप टू 31 जनवरी 2021, मतलब इसका लेट आउट एरिया 31 जैन 2021 तक है। दैट मीन्स अगर मैं 2021 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, अगर इसके बारे में बात करें, 2021 प्रीवियस ईयर में ये लेट आउट रहा है कितना दिन? अप्रैल से लेके जनवरी तक। हाँ सर? 10 महीना। हाँ बोलो। 10 महीना। 10 मंथ लेट आउट रहा है।
लेकिन फरवरी से लेके मार्च तक, फरवरी से लेके मार्च तक ये सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया है, फ्रॉम फरवरी 1 टू मार्च 31, है ना, बिकॉज 31 मार्च में क्या है, ईयर एंड है ना सर, तो हम तो 21 का जो ईयर एंड है दैट इज 31 मार्च के बाहर तो नहीं जा सकते, यही तो रूल है, हमें तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। तो आप बात को समझो, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस तरह का कॉन्सेप्ट में नॉर्मली क्या होता है कि अगर 4 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड होता है और अगर 8 मंथ लेट आउट होता है, ठीक है, मैक्सिमम 8 मंथ लेट आउट, 4 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड, तो एक्चुअली पूरा को लेट आउट मतलब होल इज लेट आउट मान लेना चाहिए। हमारे केस में तो 10 महीना लेट आउट है और 2 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो चुपचाप पूरा लेट आउट मान के क्वेश्चन होगा, इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ नहीं आएगा। कुछ समझे सर? बस Yes, इस sir. क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ये पूरा डिम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा, इसमें कोई सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं आएगा। नॉर्मली 8 और 4 का डिफरेंस तक क्या होता है, अगर 8 मंथ लेट आउट है, 4 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो पूरा ही डिम टू लेट आउट मान लिया जाता है। तो इस केस में 10 मंथ लेट आउट है, 2 मंथ लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो आराम से पूरा का पूरा लेट आउट ही माना जाएगा, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में यही एक एरिया था, आप लोग घर में आराम से इसको कर सकते हो, जो लोगों कर लिया इट्स ओके, मेरे को आंसर बता दो, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ करें इस क्वेश्चन को, पूरा लेट आउट मान के करना सर। और याद रखिएगा कि अगर कोई घर 10 महीना 8 महीने से ज़्यादा लेट आउट है तो पूरा घर को ही लेट आउट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना चाहिए, चाहे वो 4 महीना 3 महीना 2 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड अनदर इज यहाँ पर एक दूसरा सवाल का जवाब देना, ये पार्ट 2 है, पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो रेंट का अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर भाड़ा 19,000 14,000 की जगह अगर भाड़ा 19,000 होता तो आपका आंसर में कितना बदला होता, समझे सर। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 जिसमें आपका रेंट 14,000 करके है, और एक पार्ट 2 जो बाद में करना, पहले 14,000 कंप्लीट करना, उसके बाद 19,000 के हिसाब से करना, ठीक है। बस घबराने वाला कोई चीज नहीं है, बोला ना, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट आफ्टर 31 जनवरी एट द रेट 19,000 पर मंथ, अगर भाड़ा 19,000 होता तो क्या होता, तो वो पार्ट 2 में आपको अलग से करना पड़ेगा। सो पार्ट 1 14,000 करके, पार्ट 2 19,000 करके, और ये जो 10 महीना लेट आउट है, 10 मंथ लेट आउट और 2 मंथ आपका सेल्फ ऑक्युपाइड, ऐसे केस में होल इज लेट आउट मान के ही आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है सर। डिम टू लेट आउट ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो ये क्वेश्चन एक बार प्लीज घर पे ट्राई कीजिएगा, ओके सर, हो जाएगा ना अभी। अच्छा किसी ने किया तो मुझे आंसर बता दो, किसी ने घर पे किया इसको, पता, रोशनी, ज्योति, एनीवन? কেস 1 এর ক্ষেত্রে 1,84,800 আর কেস 2 এর ক্ষেত্রে 1,84,800। 1,84,000 पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 1,84,800 और पार्ट 2 পার্ট 1 না স্যার, কেস 1 ওই মানে আর কি যেটা একই ব্যাপার। প্রথম হ্যাঁ বুঝে গেছি ধাপটা আমি, ছিল। ঠিক আছে, হ্যাঁ केस 1 ठीक है, तो पार्ट 1 बोलो, केस 1 बोलो, एंड केस 2 जो है वो 191,800, हाँ तो था 191,800 तो ओके। तो देखो सर, হ্যাঁ স্যার। ओके चौथा का आंसर सही निकला सर, मतलब केस 1 बोलो या पार्ट 1 सेम कॉन्सेप्ट है। अगर 14,000 करके करोगे तो 184,800 आएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगर 19,000 करके करोगे तो 191,800 आएगा। तो एक बार कंप्लीट करके कंफर्म करना सर, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, आप लोग करके मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग किए हो कि नहीं, ठीक है। आज और कोई फ्रेश टॉपिक और स्टार्ट नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ साथ मतलब इंटरेस्ट का पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे एक अलग से, मतलब जो लेट आउट का जो और सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट है ना, उसका एक अलग चर्चा करना होगा सर, बिकॉज ज़रूरी है वो। और उसके साथ साथ और कुछ हेवी सम्स, एरिया ऑफ रेंट, डीम टू लेट आउट का कुछ, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ और क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन कुछ होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1-2 क्लास में हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा, छोटा है चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉट लाइक सैलरी या बीपी, ओके
इतना ही है सर। ठीक है, कुछ होमवर्क शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोग ट्राई करके मुझे वो भी बताना। ठीक है सर, कुछ सवाल है तो करो, अदरवाइज टाटा। बाय सर। टाटा सर। রাখছি দাদা। ओके टाटा ऋषभ। बाय सर। बाय नंदिनी। রাখছি স্যার। अच्छा तथा